हे अन्नदाता, हे भारत का भाग्य विधाता, हे सबका जीवन दाता, आपको कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो भारत की आबादी लगभग 35 करोड़ थी। 35 करोड़ की आबादी का पेट भरने वाला देश, किसानों का वह देश, आज इसकी आबादी 138 करोड़ लगभग है। वो किसान सबका पेट भरता है, न उसके पेट की चिंता है किसी को, उसकी आवश्यकताओं की चिंता है किसी को। आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं कि भारत का किसान गरीब क्यों है। असली में कारण क्या है कि जितनी जैसे आबादी बढ़ती गई वैसे वैसे प्रति एकड़ जो प्रति व्यक्ति जो लैंड होल्डिंग वो कम होती गई। अगर एक डाटा देखते हैं 1970 में जो लैंड होल्डिंग लगभग 2.25 एकड़ थी, वो आज कम होकर के लगभग 1.1 एकड़ रहेगी। इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? किसान का, क्योंकि दूसरे व्यक्ति थे वो तो दूसरे धंधों में चले गए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चले गए, सर्विस सेक्टर में चले गए, लेकिन किसान वहां का वहां रहा। वो पहले 35 करोड़ लोगों का पेट भरता था, आज 138 करोड़ लोगों का पेट भर रहा है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि दूसरे सेक्टर जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें या सर्विस सेक्टर की बात करें, वहां कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये देखना कि उसमें आय कितनी और व्यय कितना, खर्चा कितना और इनकम कितनी है, उसका और किसान का मापने का तरीका अलग अलग है। किसान क्या करता है, अपनी सिर्फ जो लागत होती है बाहर से जो इनपुट्स आते हैं सिर्फ उसकी कॉस्ट काउंट करता है, जबकि दूसरा अपनी जो फैक्टर्स है उसकी कॉस्ट भी काउंट करता है और बाहर से जो फैक्टर्स खरीदता है उसकी कॉस्ट भी हायर करता है। हम एक इसको केस स्टडी से समझते हैं। गेहूं जो रबी की फसल कही जाती है, नवंबर दिसंबर में बोई जाती है। जब मैंने इस वीडियो का प्रोमो किया तो मैंने कहा भी था कि किसान जो 0 डिग्री टेम्परेचर धुंध में भी काम करता है, और जब यही गेहूं अप्रैल में कटने को आती है तो उस टाइम वो 44 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर पे भी काम करता है। वो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पर काम करता है और उसकी कॉस्टिंग, कईयों को लगता है कि किसान को क्या है, फ्री में तो मिलता है, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने उसको सब फ्री दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी एक हम लोग लागत समझते हैं। जो लोग किसान के बच्चे हैं, जो खेती को नजदीक से जानते हैं, उनको तो पहले से ही पता है, परंतु जो नहीं जानते उनके लिए ये केस स्टडी है। खेत जब तैयार किया जाता है तो उसके लिए पहले बहाया जाता है, पानी डाला जाता है, सुहागा किया जाता है। अगर 3-4 बाही करें, यानी उसको खेत को तैयार करें, सुहागा करें, फिर बोएं, फिर पानी, फिर यूरिया, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, जिंक, सल्फर, HY सीड्स, जो मॉडर्न एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स वो अप्लाई करें। जब 6 मंथ्स के बाद वो फसल तैयार करते हैं, तैयार होके आती है, अगर नेचर हमारे पर मेहरबान हो, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपर हो, तो और यदि जो उसका प्रोडक्शन करते हैं तो उसके ऊपर लागत आती है लगभग 20,000 रुपये प्रति एकड़। इसका पूरा विवरण है, परंतु वीडियो लंबा ना हो तो इसलिए मैं एक एक कॉस्ट को काउंट नहीं कर रहा, लेकिन उसको अगर माप के देखते हैं तो लगभग 19 से 20,000 रुपये प्रति एकड़ आती है। अब इसके अंदर क्या शामिल है? किसान की अपनी 6 मंथ्स की जो फिजिकल लेबर है वो शामिल नहीं है, उसके ऊपर ट्रैक्टर, उसका इंश्योरेंस या उसकी मेंटेनेंस शामिल नहीं है, उसकी फैमिली की जो इन्वॉल्वमेंट है वो इसके अंदर शामिल नहीं है, और सबसे बड़ा जो उसकी लैंड है उसकी कीमत का
जो इंटरेस्ट होना चाहिए, जैसे रेंट जो होना चाहिए, वो शामिल नहीं है। ये सब चीजें शामिल है, जबकि यही जो इम्प्लिसिट कॉस्ट जिसको इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से समझते हैं, एक जो बिजनेसमैन होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाला होगा, वो इसको काउंट करता है, तो कॉस्ट आती है 20,000। और प्रोडक्शन कितना होता है? जो हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी की बेल्ट है, उसका हाईएस्ट जो प्रोडक्शन है ऑन एन एवरेज इन द सेंस, वो 20 क्विंटल है, और प्राइस है 2000, और वो इनकम हुई 40,000 पर एकड़ 6 मंथ्स में। अब इसकी दूसरी साइड खरीफ की फसल होती है और वहां धान बोया जाता है, चाहे वो बासमती हो, चाहे अगर हम लोग उसकी बात करें, या हम लोग परमल चावल की बात करें, कोई भी अगर हम पैडी उगाते हैं, तो उसकी भी अगर हम लागत देखें तो ऑन एन एवरेज पे लगभग 22 से 24 हजार रुपये क्विंटल आती है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा स्प्रे एक्स्ट्रा होता है, गेहूं से उसकी कॉस्टिंग ज्यादा होती है, पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। और ये उन्हीं बेल्ट पर होगा जहाँ पानी अवेलेबल होगा, जहाँ प्रॉपर फैसिलिटीज होगी। बट अगर हम इंडिया का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो क्या है कि जितनी हमारे पास लैंड अवेलेबिलिटी है, डाटा ये कहता है कि सिर्फ 48% जो हमारी लैंड है वो इरीगेटेड है, जहां सिंचाई है, जो कनाल्स की फॉर्म में, ट्यूबवेल्स की फॉर्म में। बट 52% लैंड आज भी क्या है, अनइरीगेटेड है, रेन फेड है, जो भगवान भरोसे, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्षा आधारित। और आज दिल्ली में 2-4 दिन पहले का हम लोग देख रहे थे, किसानों के ऊपर बराबर पानी दिया, बराबर बौछार दी। अगर यही पानी किसान के खेत में होता तो वो अन्न उगा करके दे देता। तो इसलिए 2 लाइनें लिखी मैंने, ए हुक्मरानो, तुमने खेतों में पानी तो नहीं दिया, ए हुक्मरानो, तुमने खेतों में पानी तो नहीं दिया, पर आंखों में पानी जरूर दिया, पर उसी किसान ने तुम्हारे घरों में अन्न और सीमा पर अपना जीवन दिया। तो इसलिए जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा होती है, तो इसको ये ना सोचे कि ये है वो सदा के लिए है। जो अन्नदाता है, हमारा जीवन दाता है, उसके साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, उसके साथ सहयोग करें, समर्थन करें, बजाय इसके कि उसकी भावनाओं से खिलवाड़ करें। क्योंकि अगर वो नहीं है तो कोई नहीं है। क्योंकि किसान को अगर हम देखना हो, उसकी वैल्यू देखना हो, तो आप अपने रसोई घर में जाइए। जब सुबह उठते हैं और जब भी भूख लगती है तो आप रसोई में जाते हैं। शाम को जब काम से लौट करके वापस आते हैं तो सोने से पहले फिर रसोई में जाते हैं। तो रसोई में क्या है? रसोई में आपके लिए खाने के लिए अनाज, आपके लिए दूध, आपके लिए फल, आपके लिए मसाले, आपके लिए सब्जियां, सब कौन उगाता है? किसान। किचन को छोड़ के घर के किसी भी फ्लैट के, किसी के विलास के किसी भी कॉर्नर में जाइए, आपको वो सब चीजें हैं, अगर वो ना भी हो तो आप कल काम चला सकते हैं। परंतु अगर घर में रसोई घर ना हो तो काम चलने जैसा नहीं है। तो किसान के महत्व को एक दिन भी आंक ना हो तो क्या करें, आप रसोई घर में रह जाएं और बात करके विला के अपने बड़े बड़े बंगलों के हर कोने में जाएं, परंतु रसोई में ना जाएं। तो हमने किसान की कीमत समझ में आएगी। तो इसलिए, और यदि हम लोग थोड़ा सा ये देखें अब कि गरीबी का किसान किसान फिर गरीब क्यों हो गया, जब इतनी उसकी लागत आ रही है, 20,000 रुपये कीमत उसकी, गेहूं बिक करके 40,000 रुपये की, इसी तरह 20,000 25,000 रुपये की कोस्ट आई धान की, और उसका बिक रहा वो 40,000 रुपये में है पर मन। या बासमती का रेट फ्लैक्चुएट करता है, क्योंकि बासमती का हम प्रोडक्शन देखते हैं तो वो लगभग 20 से 25 क्विंटल है। जो बच्चे छोटे देख रहे हैं उनको पता होगा कि एक क्विंटल में 100 kg, 100 kg कहा जाता है, 100 kg होता है। और यदि परमल चावल देखते तो उसकी पैदावार थोड़ी ज्यादा होती है, वो अच्छी बेल्ट की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ ये पूरे इंडिया में एक जैसा नहीं है। बिहार में अगर राइस का प्रोडक्शन देखेंगे तो कम है, पंजाब और हरियाणा, वेस्टर्न यूपी की बेल्ट से। तो बहुत से स्टेट्स में बहुत वेरी करता। मैंने जो बेस्ट क्वालिटीज हैं, बेस्ट जो फर्टाइल लैंड है, उसका हमने डाटा लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि वहाँ उसकी 30-35 क्विंटल अगर प्रोडक्शन है तो रेट कम है। अगर बासमती का 20-25 क्विंटल कम प्रोडक्शन है, उसका रेट थोड़ा सा ज्यादा, तो वो इतना फ्लक्चुएटिंग है, 2,000 रुपये क्विंटल से लेकर के 3,500-4,000 रुपये क्विंटल तक। बट उसकी समस्या क्या है
जैसे ही फसल मार्केट में आते हैं तो राइस मिलर राइस को पूरा स्टोर कर लेता है रेट को लो करके, क्योंकि किसान के पास कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी या गोडाउन फैसिलिटी नहीं है और उसने अपना पूरा माल किसान के ने खेत में से ला करके पूरा मंडी में डालना होता है। और इसलिए क्योंकि उसने आगे की फसल को भी बोना है, उसके पास समय ही नहीं है और उसके पास पैसे भी नहीं है। तो क्या होता है कि वहां रेट कम आ जाते हैं और मिलर पूरे साल का राइस खरीद लेता। पैडी जिसको रो होती है उसको पैडी बोलते, तैयार होने का तो उसको राइस बोलते हैं, वो इकट्ठा कर लेता। अब वो 2000 से 2500, 3500, 4000 रुपए क्विंटल रेट हो जाता है और वही 20, 25, 30 रुपए किलो का बासमती, और जब वो पैकेट में आता है और टीवी पर उसकी एड आती है और वो लंबे लंबे चावल और वो बॉलीवुड के एक्टर्स को वहां रिप्रेजेंट करके शो करता है, तो वही चावल हमें मिलता है 100 रुपीज से 120 रुपीज पर केजी। किसान को कितना मिला? 40 रुपए। अगर उसकी प्रोसेसिंग पर अगर राइस मिलर की लगा भी लाए 20 रुपीज, जो उसका प्रॉफिट मार्जिन वो इतना मार्जिन है कि किसान का 6 महीने की मेहनत और राइस मिलर की 1 महीने की मेहनत भी उस किसान से कई गुना ज्यादा है। और इसलिए हर 3 पीढ़ी में किसान की फसल बिकने को आ जाती है और हर 6 महीने, 1 साल, 6 साल, 10 साल में राइस मिलर एक के बाद दूसरा राइस मिल के बाद तीसरा राइस मिल और एक बिग ब्रांड खड़ा कर देता अपने आप को। अगर हम लोग देखें किसान की गेहूं बिकते 20 रुपए किलो। जब आती है पूरी फसल या तो एमएसपी गवर्नमेंट लेती है, कभी कभी तो एमएसपी पर पूरा वो खरीदती भी नहीं, और जो नया लो आया है उसमें तो एमएसपी की कोई गारंटी भी नहीं है। उस बिल पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। 20 रुपए किलो गेहूं खरीदा जाता है और वो व्हीट मिलर होता है उसको खरीदता, ग्राइंड करता है और वो पैक होकर के, जो आज मार्केट के रेट की बात करूं, चाहे आशीर्वाद की बात करूं, पतंजलि की बात करूं, नेचर फ्रेश की बात करूं, दूसरे करूं, तो 34 रुपीज से लेकर के 38 रुपीज पर केजी का रेट है। किसान को कितना मिला? 20 रुपए। कितने महीने में? 6 महीने में। उसकी लागत कितनी आ रखी है? लगभग आधी। अब उसका क्या हुआ कि राइस मिलर, वो व्हीट मिलर क्या करता है, उस 38 रुपए में उसको सेल आउट करता है, जबकि उसकी कॉस्टिंग है 3-4 रुपए किलो का ग्राइंड, और थोड़ा इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा है तो वहां फार्मर का इन्वेस्टमेंट्स भी है, तो उन दोनों को बराबर भी रखते हैं। तो वहां वो फार्मर से 6 महीने में कमाता है, वहां वो 1 महीने 15 दिन में, 10 दिन में वो ग्राइंड करके रेडी करके रख देता है। और उसके अंदर भी एक और भी है, ये मैं किसी ब्रांड को नहीं कोट कर रहा, इन जनरल बोल रहा हूँ। जो आप ब्रांडेड जितने भी आटा लेते हैं और उसके अंदर जो सफेद रोटी दिखती है वो केवल गेहूं नहीं होती है। उस गेहूं के अंदर उसके रेट को कम करने के लिए, कॉस्टिंग को कम करने के लिए और उसकी अच्छी वाइटनेस लाने के लिए उसमें 6-7 रुपए किलो की परमल चावल की जो टूटा हुआ दाना, किन की जिसको बोलते हैं, वो मिक्स कर दी जाती है ताकि कॉस्टिंग भी कम आ जाए और जो कंज्यूमर जो होता है वो भी खुश हो जाए कि वाइट रोटी है। जबकि जो प्रॉपर गेहूं होता है, जो प्योर गेहूं होता है, उसकी हमेशा रेडिश कलर में रोटी होती है और वो हमेशा सॉफ्ट भी होती है। तो इसलिए अब वो गेहूं का आटा कौन खरीदता है? बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स, बड़े बड़े हल्दीराम, होम स्वीट्स, बीकानेर वाला, दूसरे 5 स्टार होटल। और उस 1 किलो गेहूं में वो 20 से 25, 30 रोटी बनाते हैं और उसकी एक कीमत होती है 20-25 रुपए से लेकर के 50-80 रुपीज तक। और उस 1 किलो गेहूं को कन्वर्ट करते हैं किसमें? 500-700 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक। किसान उसके 20 रुपए 6 महीने में, वाइट मिलर है उसको 15 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंदर ग्राइंड करके 38 रुपए किलो, और जो वो 2 घंटे में उसको पका करके उसके हजारों रुपए में कन्वर्ट कर देता है। आप बोलेंगे इसका संबंध क्या है गरीबी से? इसका संबंध ये है, एक रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान में जो भी फाइनल कंज्यूमर कीमत देता है उसका 10 से सिर्फ 21% फार्मर्स को मिलता है, जबकि यूएसए में और यूरोप के अंदर उसका 64% से लेकर के 81% तक फार्मर को जाता, जो फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में फाइनल कंज्यूमर को जाता है। इसको कैसे समझते हैं? जैसे अगर मान लो
एक 10 रुपए का प्रोडक्ट है, फाइनल मार्केट के अंदर 100 रुपीज तक गया फाइनल कंज्यूमर को, तो किसान को इंडिया में उसको 10 से 21 रुपए मिलते 100 रुपए की प्रोडक्ट को, जबकि यूरोप के अंदर वो 61 से लेकर के 64 से लेकर 81 तक। इसलिए वहां इनकम इनइक्वालिटीज फार्मर के साथ कम है, और वहां से यहाँ के फार्मर को कंपेयर करें तो यहाँ लैंड होल्डिंग्स बहुत ही कम है। अब किसान जनरल पूरे इंडिया का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो ऑन एन एवरेज, ये मेरी नहीं गवर्नमेंट की रिपोर्ट है नाबार्ड की, जिसमें ऑन एन एवरेज में लगभग 2 एकड़ से भी लैंड कम रह गई है, और 1970 में 2.28 एकड़ थी जो पर कैपिटा, और आज वो 1.1 की लैंड होल्डिंग्स रह गई। तब इसमें हम लोग देखते हैं तो जिस किसान के पास अगर 2 एकड़ भूमि है और वो 40,000 रुपए पर हेक्टेयर का अर्न कर रहा पर एकड़, तो सिर्फ उसने कितने अर्न किए एक साल में? 80,000 रुपए, और महीने के कितने? अराउंड 7,000 से भी कम। बट अगर एक स्कूल का चपरासी ले लें तो उसकी भी 20 से 25,000 रुपए, 30,000 रुपए तनख्वाह होती है सरकारी स्कूल में। एक गोलगप्पे वाला 15-20,000 रुपए, 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है और डेली के 400-500 रुपए कमा लेता है शाम तक, जबकि किसान को अपनी इनकम के लिए 6 महीने वेट करना पड़ता है, वो तब अगर सब फैसिलिटीज उसके पास, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स हो, एचवाईवी सीड्स हो, इंसेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड्स हो, फार्मर एजुकेटेड हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उसे यूसेज पता हो, और उसको मंडी के अंदर वो ले जाकर के क्रॉप को सेफली ले जाए, वहां सेल आउट हो जाए, उसको मनी मिले, और यहाँ नेचर हमें कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना करे, तब जाकर के उसको 7,000 पर मंथ से कम उसकी इनकम होती है जो 2 एकड़ का है। और मोर देन 70-80% फार्मर्स ऐसे हैं जिनकी लैंड सिर्फ 2 एकड़ से कम है। दूसरी तरफ हम लोग लेते हैं एक चपरासी, एक गार्ड जिसकी सीटिंग जॉब है सिर्फ। मैं यहाँ उसको ये नहीं कह रहा कि गार्ड के साथ कंपेयर की गार्ड नहीं होना चाहिए, मैं यहाँ कंपैरिजन ये करके दिखाना चाहता हूँ, एक फार्मर जो वन एक्सट्रीम पोजिशन पर काम करता है, जो कोल्ड का लोवेस्ट टेम्परेचर और हॉट का हाईएस्ट टेम्परेचर, उन दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पर काम करता है, और वो क्या करता है कि 6 महीने के अंदर 7,000 रुपये महीने से भी कम अर्न करता है। दूसरा कि ये गार्ड है वो भी 12 से लेकर के 14-16-8,000 तक पर मंथ अर्न करता है। तो क्या सबसे कम पेड़ ये फार्मर को ही मिलने वाला है? क्या ये हमारी सबकी जिम्मेदारी नहीं है कि उस फार्मर का, उस किसान का हम लोग ख्याल रखें जो हम सबका ख्याल रखता है? क्या हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि हमें अपनी थाली में अन्न आ जाए, मुझे क्या मतलब कि उसको क्या मिल रहा है क्या नहीं? क्या किसान के अपने बच्चे नहीं है? अगर एक सर्वे लेते हैं तो 1970s में गेहूं का पर क्विंटल रेट था 76 रुपीज, और 2015 में ये रेट इंक्रीज होकर के हो गया 1,450 रुपए, 1,450 रुपीज पर क्विंटल। जबकि अगर हम लोग इसी टाइम पीरियड 45 ईयर्स की ड्यूरेशन को देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वहां जो इसकी इंक्रीमेंट हुई है वो हुई है 120 से 150 टाइम्स, 120 से 150 गुना। जबकि फार्मर की इनकम इंक्रीज हुई है, वो ये प्राइसेस इंक्रीज हुए 19 टाइम्स। अगर गवर्नमेंट टीचर्स की बात करें, उसकी इनकम जो इंक्रीज हुई वो 280 से लेकर 300 टाइम्स, 280 से 300 गुना, और फार्मर की 19 गुना। अगर हम लोग फार्मर को भी इसी तरह हम लोग मल्टीप्लाई करके देखें, तो जो आज गेहूं का रेट 1,450 रुपए था 2015 में, वो 7,500 से भी ऊपर होना चाहिए था। और जैसे ही 7,500 अगर गेहूं का रेट होता तो सब चिल्लाने लगते कि फार्मर ने हमने लूट ली। लेकिन ये कोई नहीं देख रहा कि इतने सालों से आजादी से सिर्फ सब मिलकर के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग फार्मर को ही लूट रहे हैं। क्या किसान के अपने बच्चे नहीं है? और किसान को फिर इससे कैसे उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सोल्व कौन करेगा? मैंने उस प्रोमो वीडियो में कहा था, क्या किसान की चिंता किसी को नहीं है? सच बोले, जैसा माहौल है उसको देख के तो ऐसा लगता है किसान की चिंता किसी को भी नहीं है। और सच बोले तो किसान की चिंता खुद किसान को भी नहीं है। वो अपनी चिंता सच बोले तो कभी करता ही नहीं। वो तो जब वो उसको फसल बोता है, उस बीज से में से भी पशु पक्षी खा जाते हैं। जब फसल उगती है, जब पशु पक्षी खा जाते हैं। जब फसल तैयार होती है तब उसके पशु पक्षी खाते हैं, तो बोलते चलो कोई नहीं। जब मंडी में गेहूं लेकर के आता, चावल लेकर के आता, कुछ भी और फसल लेकर के आता है, वहां भी
दूसरे जो सफाई वाले वो ले लेते हैं, दूसरे पशु पक्षी हैं वहां अगर वो खा रहे हो तो भी, यानी पशु पक्षी से लेकर के ह्यूमन बीइंग तक का सबका पेट भरने की जिम्मेदारी किसकी? फार्मर की। इसलिए वो सिर्फ एक चिंता करता है कि मैं अन्नदाता हूं, मैं ऐसा कुछ करूं कि सबकी थाली में शाम को, सुबह में, दोपहर में, तीनों टाइम रोटी मिले, भोजन मिले, कोई भूखा ना सोए। लेकिन क्या समाज के सभी वर्ग, गवर्नमेंट, प्राइवेट, पब्लिक, ऑफिसर, सब लोग मिलकर के ये चिंता करते हैं कि क्या वो किसान भी उसी तरह खा करके उन्हीं सुविधाओं को भोग रहा है जिन सुविधाओं को हम लोग एंजॉय करते हैं, भोगते हैं? तो इसलिए हमें इन समस्याओं का सबको मिलकर के हल ढूंढना है। तो इसके लिए हमने कुछ सबने मिलकर के प्रयास करने हैं। समाधान में एक तो गवर्नमेंट के लेवल पर और एक हमने अपने पर्सनल लेवल पर, दो लेवल पर हम लोग उसके समाधान ढूंढ सकते हैं। गवर्नमेंट सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, इन पर और सब्सिडाइज करें, एक। दूसरा, गवर्नमेंट चीप इंटरेस्ट के ऊपर फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करे, शॉर्ट टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन। और इसके साथ साथ किसान की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? उसके पास 6 मंथ्स का बैकअप नहीं होता है, इसलिए उसने किसी न किसी से लोन लेना होता है। दूसरी किसान की समस्या, उसके पास हर गांव में साइज ऑफ द विलेज, लैंड ऑफ द विलेज, प्रोडक्टिव किस तरह का है वहां का, उसके अकॉर्डिंगली कोल्ड स्टेज और गोडाउन की फैसिलिटीज हो। यदि किसान जब फसल लेकर के आता है हार्वेस्टिंग के टाइम पर, यदि वहां रेट सही नहीं है तो वो अपनी फसल को स्टोर कर ले, और अगले 6 मंथ्स के बैकअप के लिए किसान को गवर्नमेंट चीप इंटरेस्ट रेट के ऊपर प्रोवाइड करे, ताकि अगर ड्यूरिंग द होल ईयर अगर प्राइसेस इंक्रीज होते हैं मार्केट फोर्सेस की वजह से, तो गवर्नमेंट क्या करे कि किसान अपनी फसल को बेच के, एमएसपी तो गवर्नमेंट ने देना ही है, लेकिन कभी कभी अगर उसको लगता है कि एमएसपी भी सफिशिएंट नहीं है, ताकि किसान अपनी फसल को, अगर जैसे मिलर और बड़े बड़े मिलर जो होते हैं वो स्टोरेज करते हैं, और बाद में उसको आर्टिफिशियल शॉर्टेज करके, अगर हम लोग देखते हैं कि हर दूसरे तीसरे साल पे ओनियन का प्राइसेस 4-5 रुपए किलो फार्मर से खरीदा जाता है, और वो हर दूसरे तीसरे साल पर 80 रुपए केजी तक लेके जाया जाता है। ये सबका एक्सपीरियंस है पूरी मार्केट का, क्योंकि वो आर्टिफिशियल शॉर्टेज है, सच करके ऐसा नहीं कहीं वहां इस साल प्याज कम हुआ था, क्योंकि हर आदमी के पास इतना टाइम नहीं कि वो सर्वे करे कि कहाँ कितना प्याज हुआ है, और फिर उसके बाद उस प्याज को धीरे धीरे प्राइसेस को कम लिया जाता है। और इसी में है ना, वो जो बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, प्रोडक्टिव कल कुछ होंगे, कुछ दूसरे लोग भी होंगे जो उसमें इन्वॉल्व है, और वो हर साल मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। तो इसलिए फार्मर्स के पास भी ये कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज और गोडाउन की फैसिलिटीज होनी चाहिए विद क्रेडिट फैसिलिटीज, ताकि उसको इंटरेस्ट फ्री लोन या लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन उसको मिले। अच्छा, दूसरा इसके साथ एक सुझाव और भी है, जैसे जो फार्मर है वो मिल्क लेकर के आता है शहर में अपने आसपास के विलेजेस से, तो वहाँ वो हर किसी को मिल्क देता है, प्योर मिल्क देता है, प्राइसेस उसका फिक्स होता है। इसी तरह क्यों ना हर व्यक्ति जिससे मिल्क लेते हैं उसी से अपने लिए व्हीट का आटा या ग्राम आटा, जिसको बेसन बोलते हैं, या दूसरी जो गुड़ है जैगरी वो वाला है, या जो जो उसके पास उपलब्ध हो सकता है वेजिटेबल्स, उससे फ्रेश मंगवा लो, और बीच में मिडल मैन को, जो बड़े बड़े मिलर्स हैं, इनको खत्म कर ले। उसका एक फायदा तो ये होगा कि मैं फ्रेश मिलेगा। मैं एक एग्जाम्पल कोट करता हूँ, गेहूं के आटे पर 3 महीने की वैलिडिटी लिखी जाती है, 3 महीने तक खराब नहीं होगा, जबकि अगर जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको पता है 15-20 दिन से गेहूं का आटा ज्यादा नहीं रखा जाता। मैं किसी ब्रांड का नाम कोट नहीं कर रहा, इवन बाजरे तक के आटे में 4-4, 6-6 महीने तक की वैलिडिटी दे देते हैं केमिकल्स को मिला करके, जबकि जो लोग जानते हैं अच्छे से, बाजरे का आटा को 4-5 दिन से ज्यादा नहीं रखा जाता है। 4-5 दिन के बावजूद भी गांव में ये होता था कि वो उसको पशुओं को खिला दिया जाता, क्योंकि उसकी अपनी इम्यूनिटी पावर अलग होती है ह्यूमन बीइंग से, तो इसलिए हमें फ्रेश मिलेगा। तो हम लोग क्या करें, एक एक व्यक्ति जो भी शहर में रहता है, टाउन में रहता है, वो एक एक फार्मर को अपना साथ में कनेक्ट करें अपने, जैसे हम लोग अपना डॉक्टर मानते हैं और अपना टीचर मानते हैं। जैसे फैमिली डॉक्टर के लिए बड़ा सा एक चलन, हम लोग बड़ा सा प्राइड फील करते हैं कि ये मेरा फैमिली डॉक्टर है। क्यों ना हम लोग एक अपना फैमिली किसान बनाएं और मिडिल मैन को उसमें से हटाएं। जो ये रिपोर्ट थी कि 10 से 21% सिर्फ फार्मर्स को मिलता फाइनल कंज्यूमर का,
क्यों ना हम लोग उसको बड़ा परसेंटेज जो बीच के प्रॉफिट मेकर्स हैं उनको वहां से मिडलमैन को रिमूव करके और जो फाइनल यूजर है वो सीधा किसान को फायदा पहुंचाए। उससे दो फायदे होंगे, हमें फ्रेश गुड्स, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड जो सीरियल्स एंड ऑल अनाज सब मिलेगा और सस्ते रेट पर मिलेगा, और वहाँ किसान को उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हो जाएगा और उसके लिए 6 मंथ्स का वेट नहीं करना पड़ेगा उसको। हाँ, उसके लिए किसान के पास ये जरूर है कि गोडाउन की फैसिलिटीज होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट एक और कर सकती है, हर मंथ पे गवर्नमेंट क्या करती है, इसको पुअर सेक्शन को फूड प्रोवाइड करती है। अगर वो जो गोडाउन में माल खराब होता है तो वहाँ क्यों ना गवर्नमेंट उसको जो विलेजेस टाउन्स में है उनमें 6-6 महीने का एक साथ ही माल दे दे, ताकि कॉस्टिंग उनके ऊपर कम आ जाए और फार्मर्स को वो हेल्प आउट करे। और तीसरा क्या है कि फार्मर्स की का जो वर्क है वो फिजिकल वर्क है, और एक सर्टेन एज होती है उसके बाद कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। तो आफ्टर सर्टेन एज लाइक 55, 52 whatever the government decides, keeping in view all the reports, तो फार्मर को भी एक हैंडसम पेंशन मिलनी चाहिए, ताकि उसको ये प्राइड फील हो कि उसने इतने सालों तक देश की सेवा की है, अब देश उसकी सेवा के लिए उसके साथ खड़ा है। तो इसलिए जरूरी है कि ये 3 विषयों पे जरूर हो, उसको कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज विद चीप क्रेडिट इंटरेस्ट रेट, दूसरा फार्मर्स को पेंशन, तीसरा सब्सिडीज जितने भी इनपुट्स फार्मर्स एग्रीकल्चर इनपुट्स यूज करता है, और उसको हर जो व्यक्ति है वो अपने लेवल पर एक अपना फैमिली फार्मर चूज करे, और इस तरह करके हम लोग किसान के साथ खड़े हो सकते हैं। उसको हम लोग सहयोग तो नहीं कहेंगे, हाँ, परंतु हम उसका साथ जरूर कह सकते हैं। हम लोग किसान को कोई दान नहीं दे रहे, अनुदान तो किसान दे सकता है। इसलिए किसान, आज समय ऐसा है जब हमने किसान को हमारी आवश्यकता है, और किसान ने सदैव हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया है। आज समय की जो मांग है वो ये है कि हमने किसान के साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। इसलिए आओ सब हम मिल करके, ये एक आह्वान है कि किसानों का साथ दें, अपने अन्नदाता का साथ दें और उनके साथ खड़े हों। हे किसान, हे अन्नदाता, आपको वंदन है, आपको कोटि कोटि अभिनंदन है। नमस्कार, और मैं हूं जयप्रकाश मुक्तल। और दोस्तों, जो आज समय है जिस तरह का किसानों के साथ हो रहा है, उस पीड़ा को देखते हुए मैंने ये आपके साथ शेयर किया। अच्छा लगा तो आप अपने इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। एक बार फिर हमारे अन्नदाता को, हमारे जीवनदाता को नमन, कोटि कोटि नमन। धन्यवाद।